चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है संकल्प एकेडमी पर। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे कि आप मंडी उप निरीक्षक का जो पोस्ट आया है 200 पोस्ट, उसकी तैयारी कैसे करेंगे और कौन सी रणनीति से करें, कैसे करें कि आपकी तैयारी काफी अच्छे से हो सके और इस 200 पोस्ट में आपका एक सीट सुरक्षित हो जाए। इस वीडियो को पूरी अच्छे से देखिएगा क्योंकि लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा कि 70 दिन में आपकी तैयारी हो सकती है और जी हाँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप किसी कोर्स को लेकर तैयारी कर रहे हैं, किसी के यहाँ से कर रहे हैं या हमारे यहाँ से कर रहे हैं तो तैयारी होगी ही होगी, लेकिन ये वीडियो उनके लिए भी खास होने वाला है जो घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी से अगर तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो खास होने वाले। तो वीडियो पर बने रहिएगा और पूरे इत्मीनान से चीजों को देखिएगा, समझिएगा। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 70 दिन आपके एग्जाम को बचे हुए। ये 70 दिन लगभग लगभग अगर हम आज से काउंट करें, मतलब कल से काउंट करें 12 तारीख से, तो लगभग लगभग मैंने 23 अप्रैल के आसपास का ये शेड्यूल बनाया आप लोगों के लिए। इस 23 अप्रैल तक अगर आप इस हिसाब से अगर तैयारी करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये 70 दिनों में आपकी जो रणनीति है वो कैसी होनी चाहिए कि आप बिल्कुल अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाए। सबसे पहले रिवीजन का तरीका आपको देखना होगा। दूसरा, टॉपिक के अनुसार हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट में हमारी पकड़ होनी चाहिए कि वहां पे से हम ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है लेकर आ पाए। और एक बात आपको कि माइंडसेट आपका बिल्कुल सब चीज ठीक है कि नहीं है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और आपके एग्जाम को लेकर। इसके अलावा एग्जाम हॉल प्रेशर है और खुद को टेस्ट द्वारा कैसे ये हम इंप्रूव करें अपने आप को, ये सारी चीजों के ऊपर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो चीज है दोस्तों वो है आपके सिलेबस को लेकर। सिलेबस को थोड़ा सा तल्लीनता से आपको देखना होगा कि वास्तविक में आपके सिलेबस के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से किसकी किसके नंबर के वेटेज कैसे बटे हुए। नंबर के वेटेज के हिसाब से आपको उस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी ताकि आपकी तैयारी जो है उसी हिसाब से हो पाए। आप गौर करिएगा, आपका 2 पार्ट में ये सिलेबस बटा हुआ है। आप देख पा रहे हैं जैसा कि हिंदी का जो टोटल जो नंबर आने वाला है, जो क्वेश्चन आने वाला है वो लगभग 7 नंबर पे आपको पूछे जाएंगे। इंग्लिश का वेटेज 8 नंबर पे है। मैथ्स जो है वो काफी अच्छा लेवल पे दिख रहा है, नो डाउट, ठीक है। मैथ्स आपको टोटल 20 नंबर पे पूछे जाएंगे, मतलब 35 नंबर का पार्ट 1 जो है वो आपको यहाँ पर लगभग सब्जेक्ट के हिसाब से दिख रहा है। दूसरी बात, पार्ट 2 पर अगर हम चलें तो देखेंगे यहाँ पर जो तर्क शक्ति है, जो रीजनिंग है, ये लगभग लगभग आपका 10 नंबर पे पूछा जा रहा है। और सामान्य ज्ञान की जब भी बात करेंगे दोस्तों तो याद रखिएगा, सामान्य ज्ञान बोलने में आसान लगता है लेकिन जब हम उसके अंदर झांक के देखेंगे तो आपको भरा पूरा पूरा वो सिलेबस मिलेगा जिसके बारे में आपको गौर करना है। ये है आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, जिसको आप भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान के नाम से पढ़ते हैं। ये 4 सब्जेक्ट तो है ही इस सामान्य ज्ञान में। आप गौर करेंगे कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी जोड़ के साइंस का वेटेज डाल दिया गया है। मतलब लगभग 25 नंबर के लिए आप मान के चलिए 7 सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स का भी आपका 10 नंबर तक का वेटेज इस पे है। सीजीजीएस में अगर हम बात करें तो ये आप देखेंगे हिस्ट्री, जनजाति और जियोग्राफी, इन तीनों को लेके हमारा छत्तीसगढ़ पढ़ा जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। और कंप्यूटर की बात करें तो 10 नंबर पे यहाँ पे भी पूछा जाएगा। मतलब आप कहेंगे सर सिलेबस में क्या छोड़ा है? सिलेबस में छूटा तो कुछ नहीं है, सिलेबस भर भर के है। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि सिलेबस को अगर थोड़ा सा हम ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को करेंगे तो ये 70 दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम अगर सेल्फ तैयारी कर रहे हैं तो बुक का थोड़ा सा आप बता दीजिए कि कौन सा बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो बुक के ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपके लिए एक मैंने फॉर्मूला बनाया दोस्तों, और ये फार्मूला आप बिल्कुल याद रखिएगा। जो भी बच्चे इस फार्मूले को अगर फॉलो करेंगे, मैं गारंटी कह सकता हूं, क्योंकि सफल होने के लिए आपको ऐसे फार्मूले से गुजरना पड़ेगा। वो है क्या? सबसे पहले आपको एलपीआर मेथड से चलना पड़ेगा। भैया एलपीआर मेथड क्या है? एलपीआर मेथड थोड़ा सा समझिएगा। अगर एल मींस आपका हो जाएगा लर्निंग। लर्निंग में आप देखेंगे कि आपको लर्निंग का मतलब आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको आपको लर्न करना है, मतलब सीखना है, मतलब पूरी थ्योरी पढ़नी है। दूसरे नंबर पे पी फॉर हो जाएगा प्रैक्टिस, जिसको हम ज्यादा से ज्यादा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना सफल होंगे। और तीसरा हमारे लिए जो अनिवार्य चीज हो जाएगा वो है आर फॉर रिविजन। तो एलपीआर का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा दूं कि देखो, अगर आपने तैयारी कर रखा है या कर रहे हैं तो आपको थ्योरी तो पढ़नी ही है, साथ में आपको प्रैक्टिस भी जरूरी है और साथ में रिवीजन भी जरूरी। अब छोटा सा कैलकुलेशन बता रहा हूं।
कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो थ्योरी तो अच्छे से कंप्लीट कर ली, 100% कर ली, उसके बाद वो प्रैक्टिस छोड़ दी, प्रैक्टिस जीरो कर लिए, और उसके बाद रिवीजन भी उसने किया। तो भाई तुम प्रैक्टिस नहीं किए हो लेकिन थ्योरी का ही रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो, तो ये हो गया ना कि 100 मल्टीप्लाई, आपने 0 मल्टीप्लाई 100 किया तो ये घुमा फिरा के कितना आ रहा है, 0 पे आ रहा है। मैथ्स का कैलकुलेशन आप सबको पता है कि अगर कहीं पर भी आपने 0 कर दिया और 0 के साथ 1000 का भी गुना करोगे तो निकल के क्या आएगा, 0। कहने का तात्पर्य मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपके लिए थ्योरी के साथ प्रैक्टिस भी उतनी जरूरी है जितना रिवीजन जरूरी है, और रिवीजन के लिए प्रैक्टिस भी उतनी जरूरी है जितना थ्योरी जरूरी है। सब बातों का एक ही आप सार याद रखिएगा कि आपको थ्योरी पढ़नी है, उतने लेवल पे पढ़नी जितनी बिल्कुल जरूरत है, लेकिन साथ में आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना पड़ेगा, और साथ में आपको थ्योरी भी वैसे ही लेवल पे पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका सक्सेस आपको मिल पाएगा। और ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल एग्जाम तक, क्या जितने भी एग्जाम आप दे रहे हो सब में आपको ये लागू करना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी पढ़ ली, भाई प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। अब मान लो आपने, जैसे मैंने आज आप लोगों को टास्क दिया कि 5 टॉपिक मैंने दिया कि आपको आज सरलीकरण पढ़ना है, उसके बाद फिर मैंने कहा परसेंट का भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर लाभ हानि का करना है, मैंने 3 टॉपिक दे दिया। भाई 3 टॉपिक आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए 10-15 क्वेश्चन बना लिए, उसके बाद फिर क्या, उसके बाद हमको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। और अगर पॉसिबल है तो 70 दिन में आप कहीं का भी हो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ही लो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन टेस्ट सीरीज उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा जो थोड़ा सा थ्योरी के टच में भी है और थोड़ा प्रैक्टिकल भी करते हुए चल रहे हैं। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, लेकिन प्रैक्टिस के पहले आपकी थ्योरी भी आपकी पकड़ में होनी चाहिए, तभी आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस भी करना है साथ में आपको टेस्ट भी देते चलना है, तभी आपके लिए ये एग्जाम जो है वो क्लियर हो पाएगा। अब थोड़ा सा मैंने आपकी सहूलियत के लिए, कुछ बच्चे मुझे ये भी बोले कि सर क्या ऐसा मॉड्यूल आप तैयार करके दे सकते हैं जिसमें हमको कैसे पढ़ाई करनी है वो थोड़ा समझ में आ जाए। तो मैंने आपके लिए क्या किया है कि 70 दिन का मॉड्यूल एक बना दिया है। 12 फरवरी से कोई बच्चा अगर तैयारी करना स्टार्ट भी कर रहा है, मतलब कल से ही जिसकी ऐसी लग रही है कि हाँ भाई मैं एक बार चलो करके देख लेता हूं, मैं कर सकता हूं, ऐसा उनके मन में है, तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। 12 फरवरी से 23 अप्रैल तक का मैंने एक शेड्यूल बनाया है। वो शेड्यूल क्या है, मतलब एक मॉड्यूल जो मैंने बनाया है, 70 दिनों तक आपको, ये 70 दिन आपको बांटने कैसे हैं, 20 दिन 20 दिन 20 दिन, ये टोटल आपका 60 दिन निकलेगा। और 60 दिन के साथ में मैंने 10 दिन जो है वो अलग से आपके लिए बचाए हैं ताकि आप रिवीजन भी कर सको। ये 20 दिन आपको क्या करना है, आपके पूरे इजी वाले टॉपिक को आपको पढ़ते हुए चलना है। जो पहले से हल्का फुल्का, देखिए आपने सबने 10th तक पढ़ रखा है, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में रहता ही है, और कुछ बच्चे तो पहले से तैयारी कर भी रहे हैं और कुछ तो अच्छे खासे तैयारी करके बैठे हैं, उनके लिए भी आप पहले इजी टॉपिक को पहले एक बार फिर से कवर कीजिए। फिर बाकी 20 दिन जो है आप क्या कर सकते हैं, आपके मॉडरेट वाले सब्जेक्ट को आप पकड़ सकते हो, और तीसरे नंबर पे वो सब्जेक्ट जिसपे आपकी पकड़ ढीली है या आपको लगता है कि इस पे ज्यादा एफर्ट मुझे लगानी है, उसको बिल्कुल एग्जाम के पास में बिल्कुल एक बार पढ़ के आप और खत्म कीजिए बाकी 20 दिन में। इसके अलावा फिर आपका जो रिमेनिंग जो बच रहा है 10 दिन, वो प्योर आपका कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। 60 दिन तक आपने जो पढ़ा सो पढ़ा, अब बाकी 10 दिन आपको पूरी रिवीजन ही करनी है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज देनी, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ना ज्यादा बुक्स पढ़नी है, ना किसी प्रकार का कोई भी कंटेंट नहीं उठाना है। अब ध्यान रखिएगा, आपको सिर्फ उस समय क्या करनी रहेगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी रहेगी। आप एलपीआर मेथड में सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे बाकी के 10 दिन में, ये आपको ध्यान में रखना है। तभी आपका ये एग्जाम एक टारगेट फोकस्ड तरीके से आप इस पर टारगेट कर पाएंगे, आप उस पर तैयार कर पाएंगे। और ये जो स्ट्रेटजी रहेगी, ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जाम की स्ट्रेटजी रहेगी वो किसी, मान लो कहीं किसी कारण से आपने चूक गए, आपको ये लग रहा है कि यार ये तो काम नहीं किया, मैं इस पे सफल नहीं हो पा रहा हूँ 100 नंबर पे, जहां पे 100 नंबर पे मुझे 85 से 90 के बीच में आना था, मैं ये सीट मेरे हाथ से निकल गई, ऐसा आपको अगर लग रहा है तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि ये स्ट्रेटजी आपको आने वाले कोई भी एग्जाम में डेफिनेटली आपके लिए एकदम फायदेमंद रहेगा, और मैं कह सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं कि आपको ये चीजें काम आएंगी। तो एलपीआर मेथड बिल्कुल मेरा ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको पढ़ना है, बिल्कुल इस तरीके से आप चीजों को बांट के चले, आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको फायदा ही होगा। अब इसको बांटने का भी तरीका ये भी बता दूं कि भाई 20 दिन में कितना घंटा पढ़े। देखो एक बच्चा तो ऐसा है जिसके पास फुल समय है, 7 से 8 घंटा भी निकाल लेगा,
लेकिन कुछ ऐसे कामकाजी भाई बंधु हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो कहीं जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ में मतलब एकेडमिक पढ़ाई भी चल रही है, कॉलेज भी चल रहा है, फिर भी उनको प्रिपरेशन करना है, या कोई ना कहीं ऐसी जगह वो फंसे हुए हैं कि वो समय नहीं निकाल पाते। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपके लिए कम से कम 5 घंटे मिनिमम आपको निकालने पड़ेंगे। 5 घंटा आप कैसे निकालेंगे, ये बिल्कुल आप टाइम टेबल बना लो, लेकिन कैसे भी करके आपको निकालना है। और ये 5 घंटा आपको ऐसे बांटना है कि सपोज अभी गर्मी का दिन है, किसी को नींद आ रही है, तो भाई उस टाइम आप कैलकुलेटिंग वाले पार्ट को पकड़ो, एप्टीट्यूड को पकड़ो, मतलब मैथ्स को पकड़ो, रीजनिंग को पकड़ो। और ऐसा लग रहा है कि जिस टाइम आपका माइंड एकदम कूल है, चीजों को जल्दी एब्जॉर्ब कर सकते हो, चीजें याद रखने वाली जो चीजें आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, डेफिनेटली उस समय आप याद रखने वाली चीजों को पढ़ें। ट्रिक बनाएं, छोटा छोटा आप ट्रिक बना के चलें, चीजें याद नहीं होती, याद करने के ढेर सारी चीजें हो सकती है। तो फाइनली आपके अंदर ही सफलता छुपी हुई है भाई, आपको उसको निकालना है, आपको अपने आप को पॉलिश करनी है, तब कहीं जाके ये चीजें हो पाएंगी आपके साथ। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से आप अगर चाहें तो अभी भी 70 दिन बचे हुए हैं, डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल मोटिवेट होकर आप कमर कस लीजिए और एक टाइम शेड्यूल बनाइए। लेकिन हाँ, टाइम टेबल जब भी बनाएंगे एकदम वॉस्ट नहीं बनाएंगे, एकदम हेडेक वाला नहीं बनाएंगे, बिल्कुल कूल होके बनाएंगे। क्योंकि देखिए भाई, सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति अगर 5 किलोमीटर में दौड़ने को एक बार बोलू ना भाई, नहीं दौड़ पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। 5 किलोमीटर डायरेक्ट वो कैसे दौड़ पाएगा, कभी दौड़ा ही नहीं है। तो 5 किलोमीटर को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट के अगर दौड़ना सीखेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा रनर बन सकते हैं, एक अच्छा आप धावक बन सकते हैं। तो यही एग्जाम स्ट्रेटजी भी है दोस्तों, छोटे छोटे हिस्सों में आप चीजों को बांट के पढ़ें, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अब मैं वो यहाँ पर ये चीजें दिखाने वाला हूं जहां पे बहुत से बच्चों का ये मन में प्रश्न आ रहा है कि यार हम अगर खुद से भी तैयारी कर रहे हैं तो सर कुछ ऑथेंटिक सोर्स या बुक बता दो जिससे हमको थोड़ी सी राहत मिले। या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम के नजदीक में ज्यादा हम बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसकी भी कहानी मैं बताऊंगा। फिलहाल अगर हम कहें तो आप यहाँ पर हिंदी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं उसको थोड़ा सा देखें। सबसे पहले ये हिंदी का सिलेबस है भाई, और आप देखोगे तो स्वर व्यंजन से ये शुरुआत होते होते लगभग लगभग आपका तत्सम तद्भव तक ये वाला पार्ट आपका खत्म। और दूसरे में मुहारे, लोकोक्तियां, ये सारी चीजें दी हुई है। संधि समास पूरा मतलब ग्रामर का पूरा निचोड़ है, नो डाउट, कमी तो है नहीं। और इस पूरे ग्रामर को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन कितना आएगा, 7। 7 नंबर में आप मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन आपको टारगेट करने ही होंगे, यह आपको याद रखना है। हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनके लिए तो पॉजिटिव है ही कि आपको इस पे ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आना है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बंधुओं को भी मैं ये कहना चाहूंगा, दोस्तों को ये कहना चाहूंगा कि आप भी इस पर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप ये कुछ ऑथेंटिक बुक जो मुझे ठीक ठाक लगता है सजेस्ट कर रहा हूं मैं आपको, बट आपको अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है तो आप देख सकते हैं। बट मेरे हिसाब से आप HR पब्लिकेशन का ये हिंदी विशिष्ट ले सकते हैं। इसमें एक खासियत यह है कि इस पे थ्योरी भी ठीक ठाक दी हुई है और कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो इससे हमको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ यार, पिछले टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस टाइप से पूछता है, पैटर्न समझने में भी बहुत अच्छी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ में ये हिंदी विशिष्ट ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट का, जिसपे आपका टोटल 8 नंबर का वेटेज आने वाला है, परफेक्ट पब्लिकेशन की एक बुक आती है। ये बुक मुझे ठीक ठाक लगती है, क्यों? क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बढ़िया हिंदी में चीजें लिखी गई है, ग्रामर को बढ़िया समझाया गया है। अगर आपको लगता है तो आप ये बुक परचेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप मार्केट से ले लीजिएगा। इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो ग्रामर का हिस्सा है, ठीक है, जो यूनिट 1 के तौर पे है, और दूसरा जो हिस्सा आपका दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसमें जो दो हिस्सा मैंने इसको बांटा है, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, और तीसरा जो आपका है वोकैबुलरी का पार्ट, ये थोड़ी सी भयंकर वाली चीज हो जाती है खासतौर पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो आप अगर कुछ देर के लिए ये अगर इसको नंबर डिवाइड करके देखें, 8 नंबर में 5 नंबर यहाँ पे, 1 नंबर यहाँ पे और 2 नंबर यहाँ पे, अगर मान लीजिए 2 नंबर भी आपसे छूट जाता है तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम 6 नंबर का वेटेज आप यहाँ से निकाल सकते हो इस बुक की मदद से, ये कह सकता हूं। ठीक है, इस बुक की मदद से हो या कहीं से भी हो, आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा आप नंबर डिवाइड कर सकते हो। एक और बुक है जो मैथ्स के लिए मुझे ठीक ठाक लगती है और अधिकतर हमारे यूट्यूब भाई वाले भी सजेस्ट करते रहते हैं, और मुझे भी पर्सनली कहूं तो टाइप वाइज व्यापम के हिसाब से पढ़ने में ठीक है, वो है SD यादव की बुक। SD यादव की बुक आप यहां से ले सकते हो, मतलब आप मार्केट से, और इसमें यूनिट वाइज आप जो है इसको पढ़ेंगे। यूनिट वाइज कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है लगभग लगभग बेसिक मैथ्स है। बेसिक मैथ्स में आपको दमखम लगाना ही है,
उसके बाद फिर ये वाला थोड़ा सा एडवांस मैथ्स आएगा जिसमें अलजेब्रा के पार्ट मतलब बीज गणित वगैरह जो हम पढ़ते हैं ये चीजें रह जाएंगी। हालांकि थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे कि औसत चाल समय दूरी, ये चीज आपको यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है लेकिन यही टॉपिक सेम आपको यहाँ पर भी फिर से नीचे तरफ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो औसत चाल समय दूरी को यहाँ पे डाल दिया गया है, जबकि कई बच्चे जो है इसको यूनिट 3 में पढ़ते हैं, बट कोई नहीं, आप इसको यहाँ पर यूनिट 2 के तौर पे यहाँ पे कवर करेंगे। फिर यूनिट 3 में आपका पूरा परसेंट, प्रॉफिट लॉस, चक्रवृद्धि, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे चीज यहाँ पे मिलेंगे। और लगभग लगभग जियोमेट्री वाला जो हिस्सा है, जो ज्यामिति वाला गणित है, वो आपका यूनिट 4 पे। अब जो मैथ्स वाले हैं या फिर कह सकते हैं कि मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं, उनके लिए तो ये थोड़ा वेटेज भरा होता है, बट कुछ बायो वाले या जीव विज्ञान वाले जो भाई साहब लोग हैं या कला वाले हैं, उनको थोड़ा सा ये चैलेंजिंग लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आपका वेटेज वाला है, जैसे मान लो आर्ट्स वाले हैं, तो आर्ट्स वाले के लिए जीएस कहीं ना कहीं ठीक ठाक रहता है, उनको पढ़ने में सहजता होती है। और मैथ्स वाले हैं तो उनको मैथ्स रीजनिंग ठीक लगती है, तो उनको जीएस बैकग्राउंड उनका थोड़ा कमजोर हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी कठिन लगता है, हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश कठिन लगता है। तो ढेर सारी अलग अलग चीजें हो सकती है, मैं मानता हूं उस चीज को, लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका जो बेसिक जो ठीक है वो तो करना ही है, बट एडवांस लेवल पे आपको पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि एक एक नंबर के ऊपर आपका यहाँ पे रिस्क बैठने वाला है सीट के ऊपर। तो ये एच डी यादव की बुक आप देख लीजिएगा, गणित के लिए काफी अच्छा है मेरे हिसाब से। और फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे 10 नंबर के वेटेज के हिसाब से, जो कि हमारा रीजनिंग का पार्ट होगा, सामान्य मानसिक योग्यता के तौर पे। यहां पर भी आप अगर देखें तो एक पब्लिकेशन की बुक है जो मेरे पास आई थी, मुझे काफी बहुत अच्छा लगा। हालांकि यहाँ पे कुछ और टीचर सजेस्ट करते हैं कि परफेक्ट पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है, वो भी बुक अगर मैं कहूँ तो ठीक ठाक बुक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी में बढ़िया लिखी हुई है। एक बुक का नाम मैं और सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि रेडियन पब्लिकेशन का आता है, कोई भी एक ले सकते हो अगर आप लेना चाहो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये बिल्कुल देख लीजिएगा क्योंकि इसमें नॉन वर्बल और वर्बल दोनों प्रकार के क्वेश्चन है ना। रीजनिंग को हम हमेशा दो लेवल पे पढ़ते हैं, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल, तो दोनों लेवल पे आपको इसको पढ़ना होगा। सामान्य ज्ञान की बात कर लें, सामान्य ज्ञान में मैंने जैसे आपको बताया भर भर के सामान्य विज्ञान है, यहाँ पे आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब पढ़ना है। इसके अलावा आपको साइंस भी यहाँ पे पढ़ना है, आपको ये भी मैंने बताया था। तो बेसिक तरीके से अगर देखें तो एक कॉमन बुक लेने की जब बात आती है तो आप चाहें तो सिर्फ सामान्य ज्ञान का ये जो बुक देख रहे हैं ना, सॉरी, ये जो आप बुक देख रहे हैं खासतौर पे ल्यूसेंट की, ये ओवरऑल ठीक ठाक बुक है जो कम समय में ठीक ठाक तैयारी के लिए। लेकिन जिनको भी ऐसा लगता है मुझे थोड़ा सा और अप्रोच तैयारी कर लूं, एक आध नंबर मेरा शायद बढ़ जाए, मैं अलग अलग बुक पढ़ने की सक्षमता है मेरे पास पर्याप्त समय है, वो अलग अलग बुक ले सकते हैं। उसके लिए हिस्ट्री के लिए वो क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री के लिए वो घटना चक्र ले सकते हैं, इतिहास के लिए, नागरिक शास्त्र के लिए मतलब सॉरी संविधान या राज व्यवस्था की बात करें तो आप दृष्टि आईएएस का ये क्विक रिवीजन वाला लीजिएगा। इसमें दो बुक आती है, एक थोड़ा सा वास्ट है, ज्यादा थ्योरी दी हुई है, वो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए क्विक रिवीजन वाली ये बुक आप पढ़ सकते हो। और घटना चक्र का ही आपको भूगोल लेना है और घटना चक्र का ही आपको अर्थशास्त्र भी पढ़ना है, इतना सफिशिएंट है। हालांकि ये बहुत मोटी बुक नहीं है, बट आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं, कम समय में कवर करने के लिए ठीक है। अब आ जाते हैं भैया सामान्य विज्ञान का। ये भी एक प्रश्न है कि यार सामान्य विज्ञान पढ़ना है, फिजिक्स अलग पढ़ें, केमिस्ट्री अलग पढ़ें कि बायोलॉजी अलग पढ़ें, तो मैं फिलहाल के लिए अभी सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, ल्यूसेंट उठा लो, और ये ल्यूसेंट की बुक जो है ना वो विज्ञान को कवर करने के लिए, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ठीक ठाक कवर हो जाएंगे, थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, इतना तो कह सकता हूं मैं। तो ये है आपका करंट अफेयर्स। अब नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है, देखिए छत्तीसगढ़ में तो ऐसे ढेरों पब्लिकेशन है जो छत्तीसगढ़ कवर करने के लिए सफिशिएंट है, बट पर्सनली अगर मैं कहूं तो मुझे बीके नायक सर की ये जो बुक है ना ये भी ठीक ठाक लगती है। बीके नायक सर की जो बुक है ये करंट को कवर करने के लिए इतना पर्याप्त है, और आप यकीन मानिएगा पूरे एक साल का भी करंट अफेयर्स की बुक है इनकी, और मंथली मैगजीन भी आती है। बट मैं कहूंगा कि एक साल वाला पिछला भी अगर आप ले लेते हो और करंट की चीजों को एक दो महीने का आप अगर लेते हुए चलते हो साथ में, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर चैनल भी करंट अफेयर्स चल रहे हैं और हमारे यहाँ भी चलेगा, तो इतना भी आपने कवर कर लिया तो इस 10 नंबर पे काफी अच्छा वेटेज आपका हो सकता है। 7 से 8 नंबर, 9 नंबर तक का भी आप कवर कर सकते हो, एक आध क्वेश्चन छूट जाए वो अलग बात है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है यार कि आप छोड़ने की बात कर रहे हो सर, देखो मैं तो ये बोलता हूं
कि भाई 100 नंबर में ना एक टॉपर भी कम से कम 12-13 क्वेश्चन आपका आराम से छोड़ के आएगा, है ना। इतना कट ऑफ तो नहीं जाएगा, पूरी गारंटी बोल सकता हूं कि 90 नंबर तक का तो मुश्किल है। बट ये है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर जो स्कोर करेगा उसी के लिए सीट जो है वो मतलब कंफर्म होगी, ये कह सकते हैं। अब बात कर लीजिए छत्तीसगढ़ का सब्जेक्ट है। छत्तीसगढ़ के लिए आप सबको जिंदाबाद, एचआर पब्लिकेशन उठा लो, सारी चीजें लगभग यहां से कवर हो जाएंगी, क्योंकि कम समय है और कम नंबर का वेटेज है, इसलिए बोल रहा हूं कि इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। हरिराम पटेल सर की जो बुक है वो सफिशियंट है, बट इसमें भी वॉल्यूम वाइज बटी हुई है, तो इसको क्विक पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको टास्क बना के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम निकालना है तो छत्तीसगढ़ से आप अछूते नहीं रह सकते, चाहे वो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे, चाहे 20 में, चाहे 30 में। इसलिए इसको तो आपको एकदम से रामबाण पढ़ना ही है, इसका कोई विकल्प है ही नहीं, आपको पढ़ना ही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल देख लीजिएगा इसमें। और लास्ट में जो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पे भी मैं मानता हूं जिनका अच्छे से कवर हो जा सकता है, और कुछ लोग इसको भयंकर सब्जेक्ट मानते हैं कि यार हमको कंप्यूटर समझ में ही नहीं आता, तो भाई देखो कंप्यूटर उसके लिए ज्यादा और अच्छा इजी हो जाता है जो थोड़ा सा प्रैक्टिकली कंप्यूटर के साथ अटैच में है, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर उसने देखा है, कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा है, उसके लिए तो ये सब्जेक्ट काफी अच्छा हो जाता है। इंजीनियरिंग वालों के लिए तो है ही, बट कुछ ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनको कंप्यूटर बड़ा बेकार लगता है, यार कैसे याद करें, एक्सेल फलाना सीट ये है शिफ्ट प्लस ये दबाएं, कैसे करें, क्या करें। तो आपके लिए मैं एक ही बुक सजेस्ट कर रहा हूं, परीक्षा मंथन से आप करो थ्योरी कंप्लीट, और उसके बाद फिर घटना चक्र या फिर कोई ऑथेंटिक बुक जो है मार्केट में ढेर सारे आपको मिल जाएंगे, वहां से आपको एमसीक्यू कवर करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो ये कुछ बुक की लिस्ट है जो मेरे द्वारा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग लगभग मैंने ठीक ठाक बुक्स आपको सजेस्ट किए हैं। जिनको भी ऐसा लगता है कि आप घर से सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, वो आप इतना कर लीजिए और शुरू कर दीजिए, डेफिनेटली आपको आराम से ये चीजें कवर हो सकती हैं। अब कुछ ऐसे भी दोस्त यार हैं हमारे जो भैया पहले से हमारे कोर्स परचेस कर रखे हैं या जो करना चाहते हैं, उनके लिए भी मैं बता दूं, हमने अभी एक कोर्स लॉन्च कर दिया है मात्र 499 रुपए में, कंप्लीट हम तैयारी इसमें करवा रहे हैं, जिसमें पूरी वीडियो रहेंगी, पीडीएफ रहेगा, और प्रैक्टिस क्लास हम अलग से यूट्यूब पर भी चलाएंगे, इसकी भी स्टार्टिंग हो रही है। तो मिनिमम ये जो है हमारे 100 स्टूडेंट्स के लिए हमने ये फीस रखा है, बाकी फीस समय देखते हो सकती है बढ़ जाए, तो आप अगर चाहें तो इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको पूरी भर भर के सारे क्लास की वीडियो, पीडीएफ, सारी चीजें आपको मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, और पूरी अपडेटेड क्लास है, इसमें कोई भी एकदम रिपीटेड पुरानी जमाने की चीजें हमने डाल दी, ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसमें अपडेशन और चलते ही रहता है, जहां पर जरूरत होगी वो थ्योरी आप लोगों की इसमें डालते जाते हैं। ठीक है, तो बहुत कम लिमिटेड सीट हमने रखी है 100 स्टूडेंट्स के लिए, 499 रुपए मात्र हमने ये फीस रखी है। अगर आपको लगता है कि ये जो निचोड़ जो मैंने बताया है, अगर इसका समाहित वीडियो हमने, जाहिर सी बात है हमने जो वीडियो बनाया है वो कहीं ना कहीं ढेर सारे कंटेंट मिला के हम बनाते हैं, तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। और मात्र 499, जो कि मुश्किल से एक बुक की प्राइस होती है, उतने रेट पे हमने ये कोर्स लॉन्च कर दिया। तो अगर आपको ये वैल्यूएबल लगता है तो आप हमारे से भी जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको सेल्फ स्टडी का भी पाथलाइन दे दिया है कि आप कैसे घर बैठे भी उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है जो कि आपको ऑलरेडी इस डिस्क्रिप्शन पे भी दिख जाएगा, 8349606094, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक काम आपको करना होगा, वो है क्या कि आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है, और बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता यार कोर्स कहाँ है, तो भाई ये है हमारा एप्लीकेशन का एक जैसे प्रोफाइल तैयार होगा, जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे आपका एक ऐसा पोर्टल खुल जाएगा एप्लीकेशन पे, और ये जो स्टोर दिख रहा है यहाँ पे सारे क्लासेस या सारे कोर्सेस हमारे रहते हैं। इस स्टोर पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो भी हमारे कोर्सेस हैं वो दिख जाएंगे, और यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन होगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा और आप यहाँ पे इनरोल हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हैं। इतना आपको करना होगा। ठीक है, और जाते जाते ये कहूंगा कि हमारी जो फ्री क्लासेस है भाई, यहाँ पे बिल्कुल ये एकदम निचोड़ वाली हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, जो आपको मंडी उप निरीक्षक की तैयारी के साथ साथ अदर प्रैक्टिस क्लास भी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। डेफिनेटली यहाँ से जुड़िए, जो कि फ्री में प्रैक्टिस है, आपको इससे जुड़ना है और ज्यादा से ज्यादा अच्छे बेहतर तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और कोई भी आपके मन में दुविधा हो तो इस वीडियो पे कमेंट्स कीजिएगा, कोई भी पूछना हो या किसी प्रकार की जानकारी हो तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।